हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के लिए न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एड्स रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा हम लोग एलर्जी के बारे में और स्व प्रतिरक्षा के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग एड्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एड्स की बात करते हैं। ठीक है, एड्स AIDS, एड्स। ठीक है, एड्स का जो फुल नेम होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एड्स का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है या पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, यह आप हिंदी में भी इसका नाम लिख सकते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी में भी इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ठीक है, जो एड्स रोग होता है यह HIV वायरस के संक्रमण से होता है। यह एक विषाणु से होने वाला रोग है, तो यह HIV के संक्रमण से होता है। किसके संक्रमण से होता है? HIV के संक्रमण से होता है। ठीक है, यह एक क्या है, वायरस होता है HIV। इसका फुल फॉर्म होता है HIV का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो दोनों का फुल फॉर्म अलग अलग है, जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म्स पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो HIV के संक्रमण से ही क्या होता है, एड्स रोग होता है या उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण होता है। यह एक वैश्विक बीमारी हो गई है, विश्व भर में यह बीमारी फैल चुकी है। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो एड्स से संक्रमित हो चुके हैं। इस रोग में होता क्या है, HIV के संक्रमण से जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह क्या होता है, वीक हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है। क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, प्रतिरक्षा न्यूनता का मतलब कमज़ोर हो जाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो रोगी है, रोगी की जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, सुरक्षा तंत्र होता है, वह क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, कैसे कमज़ोर होता है, क्योंकि जो HIV वायरस है वह क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र की एक विशेष प्रकार की कोशिका TH4 या टी हेल्पर सेल कहते हैं। ठीक है, टी हेल्पर सेल को क्या करता है, या कोशिका को यह नष्ट कर देता है। क्या होती हैं, ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, नष्ट होती हैं। ठीक है, कौन सी कोशिका, टी हेल्पर सेल कोशिकाएं नष्ट होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं HIV का सबसे पहला जो रोगी है वह कहाँ पे मिला था, तो HIV की खोज या एड्स की जो रोगी हैं उसके रोगी, ठीक है, 1981 में कहाँ पे, USA अमेरिका में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्या हैं, ठीक है, रोगी मिले जो कि क्या थे, मादा पदार्थों के क्या थे, आदी होते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे, नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे। तो ऐसे क्या थे, समूह थे जिसमें क्या मिले, एड्स के रोगी मिले या HIV वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिले। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या होता है, ये होता है HIV की सबसे पहला जो HIV का पेशेंट है वो कब मिला, 1981 में मिला USA में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं तो इन इंडिया
कहाँ पे? इन इंडिया 1986 में एड्स का पहला रोगी पाया गया था, मिला था, और वो भी कहाँ पे? मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में इंडिया में सबसे पहला रोगी एड्स का मिला था 1986 में, 1986 में, ठीक है। और आज के समय में यह बीमारी पूरे विश्व में फैल चुकी है और यह ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक परमानेंट, ठीक है, अस्थायी रूप से इलाज संभव नहीं हो पाया है, ठीक है, समझ में आया ना। तो अभी तक एड्स का इलाज संभव नहीं हो पाया है पूर्ण रूप से। तो जब क्या होता है कि HIV का संक्रमण होता है, क्या होता है? HIV का संक्रमण होता है तो क्या होगा? इसके लक्षण आएंगे शरीर में, मनुष्य के शरीर में। तो अगर हम लक्षण की बात करते हैं HIV के लक्षण, तो लक्षण क्या होते हैं HIV के संक्रमण के या एड्स रोग के लक्षण क्या होते हैं? सामान्यतः जब क्या होता है HIV का संक्रमण शरीर में हो जाता है तो लगभग 1 महीने के बाद, या आप कह सकते हैं 100 दिन के बाद भी क्या होता है, ठीक है, 1 महीने या 3 महीने के बाद प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। और वो प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? जैसे ज्वर आना, ज्वर का मतलब बुखार आना, ठीक है, और क्या होता है? त्वचा पर दाने, क्या होगा? त्वचा पर दाने, ज्वर आना, त्वचा पर दाने और खांसी आदि भी क्या होती है? आती है। तो ये क्या होते हैं? प्राथमिक लक्षण होते हैं। जब HIV का संक्रमण होता है तो उसके 1 या 2-3 महीने बाद ये लक्षण क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। फिर पुनः क्या होता है कि यह लक्षण समाप्त हो जाता है, ठीक है, एक बार दिखाई दिया और उसके बाद क्या होता है? ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं, अर्थात फीवर आना बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, त्वचा पे जो दाने बने थे वो सब समाप्त हो जाएंगे, ये लक्षण क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। फिर लगभग 5 से 7 वर्ष तक क्या होता है? जो HIV वायरस होता है वह प्रचुरित भवन करता है, अर्थात अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है मनुष्य के शरीर में। जब वो अपनी संख्या को बढ़ाता है तो उस समय क्या करता है? या जो TH सेल है, T हेल्पर सेल कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को नष्ट करता रहता है। तो धीरे धीरे क्या होता है? इनकी संख्या क्या होती है? नष्ट हो जाती है और शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह क्या होता है? वीक हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा? लगभग 5 वर्ष या 7 वर्ष के बाद अब दूसरा लक्षण आएगा। उस समय क्या होगा? जब प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? एकदम से कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, निमोनिया, ठीक है, कालरा है, जैसा सभी रोग क्या हो जाएंगे? वहाँ पे हावी होने लगते हैं। तो फिर दोबारा क्या होगा? जब 5 से 7 वर्ष के कितने बाद? 5 से 7 वर्ष बाद, लगभग 5 से 7 वर्ष बाद क्या होगा? कौन से लक्षण आएंगे? बहुत सारे रोगों से घिर जाएगा, ठीक है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, ठीक है, निमोनिया, तो विभिन्न प्रकार के रोग, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। तो व्यक्ति का शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या होता है? घिरने लगता है, जिससे शरीर क्या होता है? और कमज़ोर होता चला जाता है और धीरे धीरे क्या होती है? शरीर में रक्त की कमी होने लगती है और शरीर एकदम से कमज़ोर होने लगता है। अंत में क्या होता है? रोगी ठीक नहीं हो पाता तो रोगी की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा? रोगी की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो प्रचुरित भवन का जो समय है वह लगभग 5 से 7 वर्ष होता है। प्राथमिक लक्षण कब दिखाई देते हैं? लगभग 1 या 3 महीने बाद, ठीक है, 1 या 3 महीने बाद क्या होते हैं? लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? ये लक्षण दिखाई देते हैं और फिर पुनः गायब हो जाते हैं। तो यह था जो लक्षण होते हैं एड्स के रोगी के। अगर हम बात करते हैं इसके बाद HIV की संरचना कैसी होती है, ठीक है, जो HIV वायरस होता है या विषाणु होता है उसकी संरचना कैसे होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं संरचना कैसे होती है। इसको रफ कर दिया जाए, चलिए, ठीक है।
यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं। तो आइए आगे देखते हैं HIV की संरचना कैसी होती है। HIV की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। देखिए, जो HIV होता है यह एक वायरस होता है और यह इसका आकार सामान्यतः कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा, गोलाकार होता है। और इसके अगर हम व्यास की बात करते हैं, यह कैसा है, गोलाकार है। और अगर हम व्यास की बात करते हैं तो 100 से लेकर के 140 नैनोमीटर इसका क्या होता है, व्यास होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे एक HIV का डायग्राम बनाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि यह गोलाकार आकृति है इसकी, और इसका व्यास कितना होता है, 100 to 140 नैनोमीटर इसका व्यास होता है। ठीक है, समझ में आया ना? आगे देखिए, जो HIV होता है, या आप लोग जानते हैं कि जो वायरस होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन प्लस जो या तो DNA बना होगा या RNA। तो जो HIV वायरस होता है यह किससे बना है, प्रोटीन और RNA से बना होता है, क्योंकि इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह क्या होता है, ssRNA होता है। SS का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, अर्थात एक सूत्री RNA होता है। कितने एक सूत्री RNA होते हैं, इसके पास 2 एक सूत्री RNA होते हैं, ssRNA होते हैं, जो इसके आनुवांशिक पदार्थ होते हैं या जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और प्रत्येक RNA से क्या होता है, एक विशेष एंजाइम लगा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया करता है एंजाइम, कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, अर्थात यह क्या करता है, जो RNA होता है, कौन सा स्ट्रैंड, RNA होता है, तो RNA से DNA बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जुड़ा होता है इससे, वह क्या करता है, इससे RNA से DNA बना देता है। ठीक है, समझ में आया? और क्योंकि जो HIV वायरस है इसका आनुवांशिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, इसलिए इसको एक प्रकार का रिट्रोवायरस कहा जाता है। कैसा वायरस है, रिट्रोवायरस। क्योंकि क्या है, जितने भी ऐसे वायरस होते हैं जिसमें जो आनुवांशिक पदार्थ है वह RNA होता है, तो उन वायरस को क्या कहा जाता है, रिट्रोवायरस कहा जाता है। और HIV भी एक ऐसा ही वायरस है जिसके पास क्या होता है, ssRNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है आनुवांशिक पदार्थ। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, समझ में आना? इसके बाद क्या होता है, जो RNA है, RNA के बाहर क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं किससे बना है, प्रोटीन और RNA से बना है। तो क्या होता है, RNA के बाहर प्रोटीन का क्या होता है, एक कोनिकल कोन शेप्ड क्या होता है, शीथ होता है या कोट होता है। और इसके जो प्रोटीन होते हैं उस प्रोटीन को P24 प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, एक नंबर है स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, P24 प्रोटीन क्या बनाता है, कोनिकल शीथ बनाता है इसका। ठीक है, कैप्सूल कोट बनाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन का कोट है इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर एक लिपिड से बना, किससे बना, लिपिड से बना, लिपिड से बना बाइलेयर होता है। क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होता है। और यह क्या बनाता है, इन्वेलप बनाता है, अर्थात बाहरी आवरण बनाता है, इन्वेलप बनाता है। कौन, लिपिड बाइलेयर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आवरण किसका है, लिपिड बाइलेयर का है। यहाँ से एक लिपिड का लेयर ये है, दूसरा ये है, और बीच में क्या है, जो उसके हाइड्रोफोबिक
टेल है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, क्या बना रहे हैं, लिपिड के बाईलेयर का इन्वेलप बना रहे हैं, ठीक है। और इसी लिपिड बाईलेयर इन्वेलप में क्या होता है, प्रोटीन से बनी घुंडियाँ होती हैं। क्या होती हैं, घुंडियाँ होती हैं, या स्पाइक कह सकते हैं। क्या उपस्थित होता है इसमें, स्पाइक होता है, या कांटे जैसी, स्पाइक का मतलब कांटे जैसी संरचना होती हैं। किससे बनी होती हैं, प्रोटीन से बनी होती हैं। अब ये जो स्पाइक है या प्रोटीन है, इसमें देखो दो पार्ट है, दो स्ट्रक्चर है। एक है गोलाकार घुंडी है, और एक इसका क्या है, स्टाल्क है, ठीक है। तो जो घुंडी होती है और एक क्या होता है, स्टाल्क होता है या डंठल होता है। तो जो घुंडी है यह किस प्रोटीन से बनी होती है, GP21। GP का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन। GP का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का एक नंबर है 120, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन 120 से बनी होती है। और इसका जो स्टाल्क होता है, ये स्टाल्क है या डंठल है, यह किससे बना होता है, जो लिपिड के बाइलेयर में धंसा रहता है। तो यह बना होता है GP41, अर्थात ग्लाइकोप्रोटीन 41, ठीक है। तो ये बना होता है किससे, GP41 से बना होता है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे स्पाइक्स क्या होते हैं, इसके एनवेलप में चारों ओर से धंसे होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो ये संरचना होती है HIV वायरस की या विषाणु की, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही आसान है। इसके पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, प्रोटीन से बना क्या होता है, कोट होता है, और इसका व्यास कितना होता है, 100 to 140 नैनोमीटर, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है, लिपिड बाइलेयर का इन्वेलप होता है या आवरण होता है, जिसमें स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं या प्रोटीन से बने स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें दो पार्ट है, घुंडी और स्टाल्क, ठीक है। और एक किससे बना है, GP120 से, और एक GP41 से बना होता है। ये संरचना होती है HIV वायरस की। स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि जो HIV वायरस होता है वह किस प्रकार से अपनी संख्या को बढ़ाता है, या HIV का प्रचुर भवन कैसे होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं कि प्रचुर भवन कैसे होता है HIV का, कोशिका के अंदर इसकी संख्या कैसे बढ़ती है। HIV का प्रचुर भवन, ठीक है, प्रोलिफरेशन मतलब प्रचुर भवन, या इसकी संख्या कैसे बढ़ती है कोशिका में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वह क्या होता है, एडजॉर्प्शन। क्या होता है, एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह एक कोशिका का डायग्राम है, ठीक है। एक कोशिका है, कौन सी कोशिका है, TH कोशिका है या T हेल्पर सेल है, ठीक है, जो कि क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। TH कोशिका, इसके सतह पे क्या होता है, रिसेप्टर होता है। क्या होता है, रिसेप्टर, ठीक है। और यह रिसेप्टर क्या कहलाता है, CD4। क्या कहते हैं, CD4 रिसेप्टर कहते हैं। कहाँ पे उपस्थित होता है, जो TH सेल है इसके सतह पे उपस्थित होता है। और CD का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डोमेन, ठीक है, इस तरह से। तो इसके सतह पे CD4 रिसेप्टर होता है। और यहाँ पे HIV वायरस क्या करता है, आ करके इस CD4 रिसेप्टर से क्या करता है, ठीक है, आ करके जुड़ जाता है या अटैच्ड हो जाता है। इसी को कहते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जुड़ने के बाद ये जो HIV वायरस है यह क्या होता है, ये कोशिका के अंदर आ जाता है, ठीक है। क्या होता है, कोशिका के अंदर आ जाता है। तो क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा, जिसमें HIV वायरस TH कोशिका के CD4 रिसेप्टर से आकर के जुड़ जाता है, और फिर क्या होता है, वह कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक।
ठीक है। तो यह बड़े ही आसानी से प्रवेश कर जाता है, क्योंकि इसके बाहर आप देख रहे हैं क्या है, किसका आवरण है, लिपिड का बाइलेयर है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कोशिका की, वह किससे बनी होती है, लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। तो ये बड़े ही आसानी से क्या करता है, इसमें प्रवेश कर जाता है। ठीक है, प्रवेश करने के बाद क्या होता है, जो प्रोटीन कोट है, ठीक है, जो वायरस है, वायरस का क्या होता है, प्रोटीन कोट क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, अर्थात घुल जाता है या नष्ट हो जाता है। और इसके जो एस आरएनए होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, यह कोशिका द्रव में क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कोशिका द्रव में एस आरएनए मुक्त होते हैं। ठीक है, तो एस आरएनए का मुक्त होना। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में क्या हो गया, एस आरएनए मुक्त हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे जो एस आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यह क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बना देता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या होता है, जो एस आरएनए होता है, इससे क्या बनता है, एस डीएनए बन जाता है। ठीक है ना, और इसके लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सी एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि इस आरएनए से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यही क्या करता है, एस आरएनए से डीएनए बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये एस डीएनए बन जाता है, तो पुनः इसमें क्या होता है, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है, तो जिससे क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। एस एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना है, इसके ऊपर क्या होगा, पुनः एक डीएनए बन जाता है, डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता है, जिससे दोहरा सूत्र बन जाता है डीएनए का, डबल स्ट्रैंड बन जाता है। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यह डीएनए जो है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएनए जो है, यह क्या होता है, केंद्रक के अंदर जाकर के जो कोशिका का डीएनए होता है, उस डीएनए से क्या होता है, जुड़ जाता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसके लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, इंटीग्रेज। तो इंटीग्रेज एंजाइम की सहायता से यह क्या करता है, जो कोशिका का डीएनए है, इसके अंदर जाकर के जुड़ जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में यह वायरस का डीएनए है जो यहाँ से गया है, और यह क्या है, कोशिका का डीएनए है ब्लैक कलर में, जिसके बीच में क्या जुड़ गया, वायरस का डीएनए जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यह वायरस से के डीएनए से जुड़ने के बाद क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया करने लगता है। क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो जब ये ट्रांसक्रिप्शन करता है यह डीएनए, तो दो प्रकार के आरएनए बनाता है। क्या बनाता है, दो प्रकार के आरएनए। एक बनाता है एचआईवी वायरस का जीनोम, जो यहाँ पे है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये वाला। ठीक है, और दूसरा बनाता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो एचआईवी का जो जीनोम है, वह जीनोम के लिए काम करेगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। यह क्या होता है, केंद्रक से बाहर निकल करके आते रहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो मैसेंजर आरएनए है, यह भी बनने के बाद केंद्रक से बाहर आता है। अब यह जो मैसेंजर आरएनए है, यह वायरस का जो कोट प्रोटीन है, यहाँ पे कोनिकल शेप, ठीक है, कोनिकल शीथ, तो ये क्या करता है, वायरस के कोट प्रोटीन को बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, समझ में आया। अब यह जो प्रोटीन है और यह जो आरएनए है, क्या होता है, दोनों पैक हो जाते हैं। यह प्रोटीन क्या करता है, कैप्सूल का या कोट का फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर एचआईवी का जीनोम क्या होता है, पैक हो जाता है, जिससे न्यू वायरसेस बनते रहते हैं एचआईवी के। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, न्यू वायरसेस एचआईवी के बनते रहते हैं। और फिर क्या होता है, यहाँ से एचआईवी वायरस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बाद कौन सा स्टेप होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा।
ट्रांसक्रिप्शन, जिससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और आरएनए के बाद क्या होता है, ठीक है, ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन के बाद क्या होगा, पैकेजिंग होती है, और पैकेजिंग के बाद क्या होता है, जो वायरसेस के पार्टिकल्स बन जाते हैं वो क्या करते हैं, कोशिका के बाहर निकल करके फिर पुनः जा करके किसी दूसरी कोशिका को वह क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं, जो कि पहले से विषाणु से संक्रमित नहीं थी, तो नई कोशिकाओं को वो क्या करते हैं, संक्रमित करते रहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, HIV वायरस की संख्या बढ़ती है, अर्थात प्रचुर भवन होता है शरीर में, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, TH कोशिका को नष्ट भी करते रहते हैं और अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि HIV जो वायरस होता है इसका प्रसारण कैसे होता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आगे देखिए HIV का प्रसारण कैसे होगा, HIV वायरस का प्रसारण कैसे होता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको पता है कि HIV वायरस का प्रसारण कैसे होगा तो आप उस रोग से ग्रसित होने से बच सकते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं HIV का प्रसारण कैसे होगा। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर क्या होता है, कोई व्यक्ति संक्रमित है, क्या है, कोई व्यक्ति संक्रमित है, तो अगर संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाया जाता है तो क्या हो सकता है, HIV का संक्रमण आपको हो सकता है, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से, यौन संबंध बनाने से क्या होता है, HIV का प्रसारण होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये एक विधि है जिससे क्या होता है, HIV का प्रसारण होता है। दूसरा देखिए, अगर क्या किया जाए, संक्रमित, कैसा, संक्रमित, संक्रमित का मतलब जिसमें HIV वायरस हो, संक्रमित रुधिर, संक्रमित रुधिर का क्या किया जाए, आदान प्रदान अगर होता है तो क्या होगा, वहाँ पर भी HIV वायरस का प्रसारण होगा और स्वस्थ व्यक्ति में क्या हो सकता है, HIV का इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्या होगा, अगर क्या किया जाए, संक्रमित अंग का प्रत्यारोपण कर दिया जाता है, कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसको किसी आर्गन की आवश्यकता है और या अंग की आवश्यकता है, तो अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का अंग उस स्वस्थ व्यक्ति में लगा दिया जाएगा तो उसको क्या होगा, HIV का संक्रमण हो जाएगा, अर्थात एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो संक्रमित अंग का प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन जिसको कहते हैं, ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपण करेंगे तब भी क्या होगा, HIV का प्रसारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चौथा, अगर जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे समूह होते हैं जो नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, तो अगर वो संक्रमित निडिल का क्या करते हैं या सिरिंज का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, उनमें भी HIV का संक्रमण होगा, ठीक है। तो क्या करने से, संक्रमित सुइयों के प्रयोग से, सुइयों के उपयोग से, ठीक है, क्या हो जाएगा, एड्स हो सकता है, HIV का संक्रमण हो सकता है। नेक्स्ट, अगर कोई महिला क्या है, HIV पॉजिटिव है और उसके गर्भाशय में कोई भ्रूण का विकास हो रहा है तो उसके प्लेसेंटा से HIV वायरस क्रॉस करके भ्रूण को संक्रमित कर सकता है। तो प्लेसेंटा से भी, प्लेसेंटा से भ्रूण को भी क्या हो सकता है, HIV का संक्रमण हो सकता है, ठीक है। प्लेसेंटा से भ्रूण को HIV का संक्रमण हो सकता है। और कैसे हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित ब्लेड, क्या किया जाता है, संक्रमित ब्लेड से क्या करता है, शेविंग करता है, दाढ़ी बनाता है, बाल बनाता है, तो क्या होगा, उसको भी
संक्रमण हो सकता है HIV का। तो ये क्या है, ये प्रमुख क्या हैं, विधियां हैं या माध्यम हैं जिससे क्या होता है, HIV का प्रसारण होता है। ठीक है, अगर HIV के प्रसारण को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन सभी विधियों को रोकना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, HIV की रोकथाम करेंगे। किस तरह से HIV की रोकथाम की जा सकती है, संक्रमण की, एड्स की, किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो रुधिर है उसका क्या होना चाहिए, अच्छे प्रकार से जांच होना चाहिए। ठीक है, तभी किसी व्यक्ति का रुधिर क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। संक्रमित अंग का प्रत्यारोपण नहीं करना चाहिए और हर बार क्या करना चाहिए, नई और डिस्पोजल सुई या सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए, हमेशा नए ब्लेड से सेविंग करानी चाहिए या करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी विधियों से आप बच सकते हैं, जिससे ऐसे उपाय से क्या कर सकते हैं, आप HIV के संक्रमण से बच सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एड्स का कोई भी अस्थायी इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है, इसलिए क्या करना चाहिए, हमें इस रोग से ग्रसित होने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, नहीं तो क्या होगा, अंत में आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं जिसका उपयोग HIV संक्रमित व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे एजिडो थाइमिडीन। ठीक है, एजिडोथाइमिडीन। ठीक है, ये ऐसी प्रतिजैविक है जो एड्स के, ठीक है, रोगियों को दी जाती है, जो क्या होती है, एड्स के रोग के लिए बहुत ही प्रभावी होती है, लेकिन पूर्ण रूप से यह क्या कर सकती है, ठीक नहीं कर सकती। तो एजिडोथाइमिडीन और भी बहुत सारी क्या हो सकती हैं, दवाइयाँ हो सकती हैं जो एड्स के रोगी को दी जाती हैं। ठीक है, जिससे जो HIV का जो प्रचुरोद्भवन है वह क्या होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रभावी मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं एजिडोथाइमिडीन जो एड्स के रोगी को दी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और एड्स से बचने के लिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए एड्स के प्रति कि एड्स कैसे फैलता है। अगर लोग जागरूक होंगे कि यह कैसे फैल रहा है तो उससे उपायों से, ठीक है, उन कारणों से वह अपना बचाव कर सकते हैं और रोगी होने से बच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो HIV या एड्स के बारे में इतना ही। अब हम लोग 2 जो टॉपिक हैं, स्व प्रतिरक्षा और एलर्जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर दिया जाए, आगे हम लोग बात करेंगे एलर्जी क्या है और स्व प्रतिरक्षा क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्व प्रतिरक्षा की बात करेंगे। स्व प्रतिरक्षा, ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, देखिए स्व प्रतिरक्षा क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की विशेषता है कि यह क्या करता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान लेता है। सेल्फ और किसको, नॉन सेल्फ को। सेल्फ और नॉन सेल्फ का मतलब है कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं हैं वह हमारे शरीर की कोशिकाओं को पहचान लेती हैं कि ये हमारे शरीर का ही पार्ट है या भाग है। और अगर कोई दूसरा शरीर का या कोई दूसरा जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उनको पहचान लेती हैं कि यह बाहर से आया है, अर्थात क्या है, नॉन सेल्फ है, जो बाहर से आया है। और जो शरीर का भाग है वह क्या होगा, सेल्फ होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह क्या होता है, फेल हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, फेल हो जाता है, उसमें सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने की क्षमता नहीं रह जाती। तो क्या करता है, जो
कोशिकाएं हैं, ठीक है, वह क्या करती हैं, वह हमारी खुद की बॉडी को ही, सेल्स को ही क्या करती हैं, नष्ट करने लगती हैं। कौन सी कोशिकाएं, जो हमारे बॉडी में क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, वो सभी कोशिकाएं क्या करती हैं, हमारे बॉडी की ही कोशिका को ही क्या करती हैं, नष्ट करने लगती हैं। इसी को कहा जाता है स्व प्रतिरक्षा, ठीक है, अर्थात खुद से सुरक्षा। तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम अपनी ही कोशिकाओं को क्या करने लगता है, नष्ट करने लगता है। अगर इसमें एक रोग की एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको आप गठिया रोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गठिया रोग कह सकते हैं। आर्थराइटिस मीन्स गठिया रोग। तो क्या होता है, जो घुटने होते हैं, ठीक है, इस रोग में क्या होता है, यहाँ पे जो घुटने होते हैं ना, घुटने पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट होने लगती हैं। जो हमारी घुटनों पे जो बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, जो क्या करता है, चिकना बनाता है, ठीक है, जिससे हड्डियां फिसल सकती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ की कोशिकाओं को जो चिकना बनाती हैं, जोड़ों को, जॉइंट्स को, उन कोशिकाओं को जो इम्यून सिस्टम है वह क्या करता है, नष्ट करने लगता है। तो जिससे क्या होता है, वहाँ पे चिकनाहट कम होती है और फिर हड्डियाँ आपस में क्या होती हैं, रगड़ खाने लगती हैं, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, यहाँ पे घुटनों में दर्द होता है, गठिया रोग हो जाता है और हड्डियों में क्या होती है, घर्षण होती है। इसी को क्या कहते हैं, यह एक प्रकार से किसका रोग है, स्व प्रतिरक्षा का रोग है। ऑटो इम्यून डिजीज होता है। कौन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया रोग, ठीक है। समझ में आया स्व प्रतिरक्षा क्या होती है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है खुद की कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, ठीक है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है एलर्जी। देखिए एलर्जी क्या होता है। एलर्जी में जो शरीर है, शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो कोशिकाएं हैं, वह अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं, ठीक है। किसके विरुद्ध, रोग कौन उत्पन्न करता है, प्रतिजन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो प्रतिजन के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, प्रतिजन के विरुद्ध जो कोशिकाएं होती हैं अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं, अत्यधिक संवेदनशील, ठीक है। और अत्यधिक संवेदनशील मीन्स हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे प्रतिजन होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करते हैं या हमारे जो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको अत्यधिक संवेदनशील बना देते हैं। जैसे कुछ प्रतिजन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एग, ठीक है, और बहुत सारे ऑयल्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है, ऑयल्स, पॉलन ग्रेन भी हो सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को क्या होती है, एग से एलर्जी होती है या किसी आयल से होती है। मान लीजिए मोस्टली फिश आयल इसमें आ जाता है, फिश आयल या पॉलन ग्रेन से क्या होती है, एलर्जी होती है, ठीक है। अर्थात उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके प्रति क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। तो वह बहुत तेज़ी से क्या करता है, रिएक्ट करता है और इसमें क्या बनाता है, एंटीबॉडी IgE बनती है। क्या बनती है, एंटीबॉडी IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E बनता है। तो जो एलर्जी का रिस्पांस आता है वह किसके कारण आता है, IgE के कारण आता है। एलर्जी में IgE का निर्माण होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो शरीर में मास्ट कोशिका होती है, कौन सी कोशिका, मास्ट कोशिका, यह क्या करती है, दो रासायनिक पदार्थों का स्रावण करती है, हिस्टामिन, हिस्टामिन तथा सीरोटोनिन, तथा सीरोटोनिन। तो इन पदार्थों के कारण क्या होता है, इन रासायनिक पदार्थों के कारण एलर्जी का रिस्पांस
आता है। ठीक है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह बहुत ही अत्यधिक संवेदनशील होता है। ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों को धूप से भी एलर्जी होती है, तो क्या होता है धूप में जाने पे उनको जब अधिक धूप लग जाता है तो उनके त्वचा पे क्या होते हैं, दाने वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः एलर्जी में ऐसा ही लक्षण दिखने को मिलता है कि त्वचा पे, चेहरे पे क्या होते हैं, अचानक से दाने उभरने लगते हैं। ठीक है, तो ये होता है एलर्जी, जिसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वह क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। और इसमें क्या होता है, IgE का निर्माण होता है। और कौन से प्रतिजन होते हैं, जो एलर्जी कॉज करने वाले प्रतिजन होते हैं उनको एलर्जेंस कहा जाता है, एलर्जेंस। तो जैसे फिश ऑयल है, एग है, पॉलन ग्रेन है, ये सभी क्या होते हैं, एलर्जेंस की तरह काम करते हैं। मास्ट कोशिका से स्रावित रासायनिक पदार्थ हिस्टामिन और सीरोटोनिन क्या होता है, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें एड्स और HIV के बारे में आज हम लोगों ने स्टडी किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ।